चैप्टर नंबर 5 अध्याय 5 व्हेन पीपल रिबेल 1857 और उसके बाद। अब जो 1857 के पहले हुआ, उसके दरमियान हुआ, उसके हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं जो एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें जानना पड़ेगा कि भाई लोगों की नजर से क्या उस समय हो रहा था। तो दो हमारे पास ऐसे स्रोत हैं, ऐसे सोर्सेस हैं जहां से हमें पता चलता है। पहला यहां पर आप देखिएगा, ये माझा प्रवास करके एक किताब है और इसको लिखा है यहां पर देखिएगा विष्णु भट्ट साहब ने। पूरा नाम यहां पर दिया है विष्णु भट्ट गोडसे। ब्राह्मण थे, ये महाराष्ट्र में रहते थे। हुआ ये कि ये साहब और इनके अंकल यानी कि इनके चाचा, ये जा रहे थे, एक यज्ञ हो रहा था जिसको हम यजना कहते हैं। एक यज्ञ हो रहा था कहां? मथुरा में। तो मथुरा में एक यज्ञ हो रहा था, उसके लिए निकले। अब हुआ ये कि रास्ते में इनको मिले सिपाही कौन? सिपाही जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर कार्यरत थे। उन्होंने इनको कहा कि देखिए साहब, आप आगे मत बढ़िए। क्यों मत बढ़िए? क्योंकि एक बड़ी बगावत, एक बड़ी हलचल होने वाली है। 3 दिन के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। तो बस ये जो बात इन्होंने सुनी, क्या सुनी? सिपाही ने एक्चुअल में क्या कहा था? तो सिपाही ने ये कहा था, या सिपाहियों ने ये कहा था कि देखिए सबसे पहली चीज ये है कि जो अंग्रेज लोग हैं, ये हमारे रिलीजन को, हमारे धर्म को, खासतौर पे हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदू मुस्लिम धर्म को किसी ना किसी तरीके से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वाइप आउट। इन्होंने क्या किया है, इसी ताल्लुक से करीबन 84 नियम कहते हैं, 84 रूल्स बनाए हैं। और ये रूल्स बाकायदा जो राजा हैं यानी कि किंग्स और राजकुमार यानी कि जो प्रिंसेस, किंग्स और प्रिंसेस के सामने कैलकाटा में, जो कोलकाता आज कैलकाटा है, फिर से कोलकाता हो गया, पहले कालीकाता था। तो जो कैलकाटा है वहां पर इन किंग्स और प्रिंसेस के सामने वो ये 84 नियम बता चुके हैं। ये जो किंग्स और प्रिंसेस हैं ये बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने ये कहा कि अगर आपने 84 रूल नियम लागू किए तो फिर एक बहुत बड़ा मैसिव अपहेवल होगा, यानी कि एक बहुत बड़ी हलचल हो जाएगी, एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हो जाएगा अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट किया। तो ये जो किंग्स हैं या प्रिंसेस हैं जहां से आए थे, ये वापिस लौट चुके हैं, लेकिन वापिस ये बहुत एंगर में आए हैं, गुस्से में आए हैं, काफी एंग्री हैं। और जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े योजना करता है, वो अपने प्लान्स बनाने लगे हैं। तो भाई ये जो धर्म युद्ध है, वॉर ऑफ रिलीजन, इसके लिए दिन फिक्स होने जा रहा है। और जो भी मेरठ की जो छावनी है, मेरठ कंटोनमेंट हम इसको कह रहे हैं, जो मेरठ कंटोनमेंट है, वहां से चिट्ठी पत्री बाकी जितने भी कंटोनमेंट एरिया है, रेजिमेंट है, जहां पर हिंदुस्तानी सिपाही अंग्रेजों के लिए काम कर रहे हैं, वहां ये पहुंच चुके हैं लेटर्स। तो एक तो बात ये इनकी हो गई, विष्णु भट्ट वरसईकर गोडसे साहब इनका नाम है, और माझा प्रवास इन्होंने लिखा था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें चीज कही गई है, ये ध्यान रखिएगा, ये किताब है एक फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, एक सिपाही से सूबेदार तक। तो इसमें एक नाम दिया है, आप देखिएगा, ये है सूबेदार सीताराम। क्या नाम है? सीताराम। तो ये सिपाही थे, सिपाही की तरह भर्ती हुए थे और सूबेदार की तरह रिटायर हुए। तो हुआ ये कि इन्होंने अपने हिसाब से लिखा है, क्योंकि ये अंग्रेजों के प्रति वो थे, कहे कि डिवोटेड थे। तो इनकी जो बात लिखी गई है उसको समझिएगा, ये इन्होंने उस तरीके से लिखा है। तो इन्होंने जो कहा है उसको समझिएगा। पहली चीज तो ये है कि ये जो सीताराम है, इनके जितने भी संस्मरण थे, संस्मरण जैसे आप 10 दिन पहले कहीं घूमने गए तो आपको कुछ चीजें याद रहती हैं, वो आप लोगों को आगे बताते हैं, उसे हम संस्मरण कहते हैं। तो ये जो संस्मरण थे, ये है सूबेदार सीताराम पांडे साहब के। क्या नाम है इनका? सीताराम पांडे साहब है ये। अब इनकी जो नौकरी शुरू हुई थी एज अ सिपाही, 1812 में सिपाही के तौर पे इन्होंने नौकरी शुरू की थी अंग्रेजी रेजिमेंट में। और कहां पर की थी? बंगाल नेटिव आर्मी, मतलब बंगाली, जो बंगाल का नेटिव आर्मी, वहां की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने तकरीबन 48 साल तक अंग्रेजों के लिए काम किया और 1860 में, अगर आप 1812 में 48 मिला दे तो 1860 होता है, इसमें इन्होंने काम किया।
और इन्होंने बहुत मेहनत की अंग्रेजों के साथ किसी तरीके से जो ये 1857 का रेबेलियन है इसको रोका जाए, इसको दबाया जाए। लेकिन एक दुख की बात कहें या अचरज की बात ये कहें कि इनका खुद का बेटा वो भी विद्रोही था और अंग्रेजों ने उन्हीं के आंखों के सामने इनको मार दिया। ठीक, क्लियर लिखा है कि ब्रिटिश इन फ्रंट ऑफ हिज आईज, मतलब इनकी आंखों, पांडे साहब की आंखों के सामने ही इनका बेटा जो रिबेलियन में शामिल था उसको मार दिया। अब हुआ क्या कि सीताराम पांडे साहब जब रिटायर हुए तो इनके एक कमांडिंग ऑफिसर थे, उनका नाम था नॉरगेट। क्या नाम था? नॉरगेट। इन्होंने कहा देखो पांडे साहब, आप बढ़िया लिखते हो, बढ़िया बोलते हो, एक काम करो, जो आपकी जिंदगी जी है, जो आपके संस्मरण है, इसको जरा लिख डालो, मेमोयर्स को लिख डालो, अपने संस्मरणों को लिख डालो। तो हुआ ये कि 1860 में रिटायर हुए थे, 1861 में इन्होंने वो चीज तैयार कर ली, यानी कि लिख लिया जो जो हुआ था, लेकिन इन्होंने लिखा था अवधी में, अवधी भाषा में इन्होंने लिखा था। अब नॉरगेट ने क्या किया, इसी अवधी भाषा को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया जो उन्होंने लिखा था, और फिर उसको पब्लिश कराया एक किताब के नाम पे, और वही जो किताब आप यहां पर देख रहे हैं, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, ये किताब है। तो इसके कुछ अंश मैं आपको बताता हूं, इस अंश से आप समझ जाएंगे कि इनके नजरिए से क्या क्या हो रहा था। ओके, पहली चीज तो आप ये समझिएगा कि अवध, क्योंकि एक इलाका अवध, आपको याद होगा इसको औध लिखा है इन्होंने, जो इलाका था अवध का, वहां पर किस तरीके से वाजिद अली शाह साहब थे, इसको अंग्रेजों ने खासतौर पर डलहौजी साहब ने ऐसे ले लिया था कि भाई ये आप ठीक से गवर्न नहीं कर रहे वाजिद अली शाह साहब, और हम इसको ले रहे हैं, और हम क्योंकि आपकी मिस गवर्नर से या आप अच्छी तरीके से प्रशासन नहीं कर रहे, उससे हम परेशान हैं, तो ये ले लिया। अब जैसे ये ले लिया, हुआ क्या कि जो अवध के नवाब थे, ये लिख देता हूं, अवध के जो नवाब थे, इसी तरीके से जो दिल्ली के किंग थे, दिल्ली के जो राजा थे, उन्होंने क्या किया, अपने लोगों को भेजा हर जगह पे, ये जानने के लिए कि जो सिपाही थे, क्योंकि ये अवध लेते ही सिपाहियों में डिस्ट्रस्ट आ गया, एक असंतोष, डिस्कॉन्टेंट तो आ ही गया था। अवध के राजा और अवध के नवाब और जो दिल्ली के राजा है, उन्होंने लोगों को भेजा, अपने लोगों को, कि भाई पूरे देश में जाओ और देखो कि जो आर्मी है, मतलब जो हिंदुस्तानी सिपाही है, उनका मनः मस्तिष्क क्या कह रहा है, उनके दिल में क्या है। ओके, एक और चीज ये हुई, उन्होंने क्या किया, ये जो जिन लोगों को भेजा था वो जाके बाकायदा सिपाहियों को भड़काने लगे। इनका कहना यह है कि भड़काने लगे, बताने लगे कि देखो ऐसा है, और इन्होंने कहा इन्वेंटेड 10,000 लाइज, मतलब ये लोग जो गए थे वो सिपाहियों के पास जाते थे और झूठ बताते थे, और ये बताते थे किस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और अंग्रेजों ने हमारे बादशाह के साथ इतना बुरा व्यवहार किया है। और इनको कोशिश करते थे कि जो भी सिपाही हैं अलग अलग रेजिमेंट में अंग्रेजों के, उनको किसी तरीके से म्यूटिनी के लिए तैयार करें। म्यूटिनी मतलब होती है जब सिपाही, मतलब अगर आर्मी वाले जब सोल्जर्स बगावत करते हैं तो उसको हम म्यूटिनी कहते हैं। ठीक है, म्यूटिनी ये होता है। तो किसी तरीके से जो मास्टर्स हैं इनके, जो अंग्रेज मास्टर्स हैं, उसके खिलाफ म्यूटिनी के लिए, बगावत के लिए इनको प्रेरित किया। वो ये चाहते थे, सबको यही कहते थे कि देखिए जो हमारा दिल्ली की सल्तनत है उसको दोबारा हम बहाल करें, और जो हमारे मुगल बादशाह है उनको दोबारा हम गद्दी पे लाएं। ओके, अब हुआ ये कि इसी बीच एक नई चीज हुई, हुआ ये कि एक नई राइफल आई, और एक नई राइफल आई, वो हर कंटोनमेंट में, हर जगह पे इसकी प्रैक्टिस के लिए, इसके इंस्ट्रक्शन के लिए हर गैरिसन में भेजी गई, हर कंटोनमेंट में भेजी गई। अब ये जो थी, देखिए इसको थोड़ा देखिएगा ध्यान से, ये जो कार्ट्रिज है इसको मुंह से खोलना पड़ता था। इसके अंदर जो बारूद है, देखिए मुंह से खोला इन्होंने, बारूद इसके अंदर भरा, ये बारूद भर रहे हैं। उसके बाद ये जो इससे ये इसको अंदर भरते थे, मतलब बारूद को अंदर डाल दिया अंदर, और फिर यहां से फायर करते थे तो फिर वो शॉट निकलता था। पहले जैसे आज के बुलेट है उस तरीके से नहीं होते थे। तो ये एक नई तरीके की कार्ट्रिज इन्होंने, अंग्रेजों ने हर गैरिसन में भेजी कि इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसका इंस्ट्रक्शन इसको सीखिए। लेकिन जैसे ये गया, यहां पर ये इनका पांडे साहब का तो कहना है कि अफवाह थी। अब ये अफवाह थी या सच है, ये तो अभी भी एक सवाल का विषय है, मतलब एक बहुत बड़ा विषय है। तो ये जो कार्ट्रिज थे, ये जो कार्ट्रिज है, इसको कहा गया, ये बात फैल गई कि इसमें काऊ और पिग, देखिए हिंदुओं के लिए काऊ जो होती माता समान होती है, और मुसलमानों के लिए सुअर शैतान के समान होता है। तो दोनों ही के धर्म को एक तरीके से भ्रष्ट करने की कोशिश की गई। इसके अलावा और भी बात हुई
कि कुछ लोग जो इन्होंने कहा, जो धूर्त लोग थे, उन्होंने ये कहा कि भाई जो सरकार है, मतलब ये अगर ये कहें कि सरकार इस तरीके से चीज ले आई है तो ये धर्म भ्रष्ट करना चाह रही है। लेकिन कई लोग, खासतौर पे पांडे जी भी कहते थे कि यह सरकार ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, इतने सालों में ऐसा कुछ नहीं किया कि हमारे रिलीजन पे कोई आक्षेप हो, सरकार तो अच्छी है, मतलब ये जो जिनके अंडर हम काम कर रहे हैं, ये पांडे जी कह रहे हैं। ओके, लेकिन क्योंकि अवध ऑलरेडी ले लिया गया था और अवध के लोग बड़े परेशान थे, क्योंकि अवध वाले वाजिद अली शाह को बहुत प्रेम करते थे। अब जो कोई वेस्टेड इंटरेस्ट वाली पार्टी थी, वो जो ऐसी पार्टी थी, उनका ये था कि देखो ऐसा है कि अंग्रेजों ने ये काऊ और पिग की ये जो कार्ट्रिज भेजी है, वो इसलिए भेजी है कि वो सबको क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने ये कार्ट्रिज भेजी है और वो चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान इन दोनों का धर्म भ्रष्ट हो जाए, और किसी तरीके से ये जो इंट्रोडक्शन है कार्ट्रिज का, ये कार्ट्रिज को लाना, ये मेन था कि सबको क्रिश्चियन बना दिया जाए। ओके, लेकिन इसमें एक पांडे साहब एक और चीज कहते हैं कि जो हमारे कर्नल साहब हैं, इनके जो अधिकारी हैं, वो ये मानते थे कि ये जो आया है ना, ये कार्ट्रिज के बारे में जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, जो बात आई है, ये आई गई हो जाएगी, इससे कुछ ज्यादा होने वाला नहीं। लेकिन आप जानते हैं ऐसा हुआ नहीं, बहुत बड़ी बात हुई। एक चित्र आपको दिखाना चाहूंगा, ये एनसीईआरटी का चित्र है आपका। इसमें बताया गया है कि जो मेरठ के रेबल सिपाही थे, मेरठ के जो बगावती तेवर वाले सिपाही लोग थे, वो यहां पर अंग्रेजों के घर में घुस जाते थे, आग लगा देते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत, उनके हिसाब से बहुत ज्यादा चीजें कर दी थी। अब उनको सबक सिखाना, उनको यहां से हटाना इनकी जिम्मेदारी है। अब जो म्यूटिनी है, म्यूटिनी का मतलब अभी तो सैनिक बगावत हुई है। ये जो सैनिक बगावत है, ये इतना बड़ा पॉपुलर विद्रोह कैसे बन गया, पॉपुलर प्रोटेस्ट कैसे बन गया, बगावत कैसे बन गई? ठीक, देखिए होता यह है कि जो स्ट्रगल्स हैं, कभी भी स्ट्रगल्स देखिए, आप अपने घर में देख लीजिए, आपके और आपके पिताजी के बीच में कई ऐसी बातें हो जाएंगी, आपके और आपके भाई के बीच में ताकि काफ़ी सारी बातें हो जाएंगी। तो हमेशा क्या होता है कि जब भी आपके बीच में कोई खटास आती है, कोई ऐसी बात पे वो होता है, तो वो आप आमतौर पर चीज़ें ऐसे 2-3 दिन बाद आप पिताजी से बात करने लग जाते हो, 2-3 दिन बाद अपने भाई से बात करने लग जाते हो, ये होता है। लेकिन जब बहुत सारे लोग जुड़ जाएं, यानी आपके साथ आपके दोस्त आ जाएं और पिताजी के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे, या फिर किसी तरीके से एक ग्रुप बन जाए, ये कब होता है? जब आप और आपके भाई मिल जाएं और आपके पिताजी को आप एनिमी मान लें। ये मेरे एग्जाम्पल मैंने थोड़ा सा अलग दे दिया, ऐसा नहीं है, बट एग्जाम्पल देने के लिए आप समझ गए कि जब बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, वो तब मिलते हैं जब उनकी कॉमन एनिमी होती है। और यहां पर चाहे कोई भी ले ले, चाहे सिपाही ले ले, चाहे आप लैंडलॉर्ड ले ले, चाहे आप कोई भी गरीब आदमी ले ले, पुअर ले ले, या किंग ले ले, क्वीन ले ले, या आप नवाब्स ले ले, जो भी लोग थे, उनके कॉमन एनिमी कौन थे? अंग्रेज, ब्रिटिशर्स। सबके कॉमन एनिमी ब्रिटिशर्स थे। ओके, अब देखिए 1750 के आगे आगमन इनका शुरू हो गया था। एक तरीके से ये लोग सत्ताधारी बन चुके थे और उन्होंने धीरे धीरे अपना कंट्रोल डालना शुरू कर दिया था। लेकिन 100 साल के बाद 1857 में, 1857 में एक ऐसा रिबेलियन हुआ, और ये मई की बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, मई 1857 की बात है। और ये ऐसी चीज हो गई कि जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसकी प्रेजेंस हिंदुस्तान में, वो जो काबिज थी, वो उसके पैरों को हिला दिया गया। यानी इसकी खुद की प्रेजेंस जो है, आप देखेंगे जब इसके जब 1857 के बाद क्या हुआ, जब ये विद्रोह को दबा दिया गया, तब क्या हुआ अभी आप देखेंगे। लेकिन इनकी जो प्रेजेंस है, यानी जिस चीज पे खड़े थे, वही जमीन हटा दी गई एक तरीके से। ठीक, पहली चीज शुरू में बताएंगे कि जो मेरठ है, मेरठ दिल्ली के पास की एक जगह है, तकरीबन 1-1.5 घंटे का रास्ता है। तो मेरठ से शुरुआत हुई। जैसी मेरठ से म्यूटिनी शुरू हुई, म्यूटिनी कहे तो सैनिकों ने बगावत की, बहुत सारे लोग हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, चाहे काश्तकार हो, पीजेंट हो, फार्मर हो, किसान हो, लैंडलॉर्ड हो, सबके सब रिबेल हो गए, सबके सब इस रिबेलियन में इनके पीछे आके खड़े हो गए। और उसके बाद ये माना जाता है कि इससे बड़ी बगावत, इससे बड़ा प्रोटेस्ट, इससे बड़ा आंदोलन इससे पहले कॉलोनियल रूल के प्रति कभी भी नहीं हुआ है। या ये कहें कि 19वीं शताब्दी का ये सबसे बड़ा सशस्त्र का मतलब होता है आर्म्ड। एक होता है जो शांति वाला होता है, जैसे अभी अगर आप आज की बात देखें, किसान आंदोलन चल रहा है काफी दिनों से, इससे पहले सीए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, सब शांतिपूर्ण था। लेकिन ये आंदोलन जो अभी मैं बात कर रहा हूं उस जमाने की, ये था, इसमें हाथ में औजार थे, हाथ में मारने के, काटने के, बंदूकें
असलाह जो भी था। फिर से बता दूं, म्यूटिनी का मतलब ये होता है कि जब कुछ लोग, कुछ सिपाही या कोई आर्मी में काम करने वाले या डिफेंस में काम करने वाले अपने अधिकारियों के लिए बगावत कर देते हैं, उनके ऑर्डर्स मानना बंद कर देते हैं, इसी को म्यूटिनी कहते हैं। अब मेरठ से दिल्ली कैसे जाना हुआ, इसको जरा सुनिएगा। ये थोड़ी सी एक अच्छी बड़ी कहानी की तरह समझिए इसको, और फिर आपको समझ में आएगा कि ये चीजें शुरू कैसे हुई। पहले मैं आपको यहां पर बताऊं कि 29, ये मंगल पांडे साहब है, हुआ ये कि 29 मार्च इंपॉर्टेंट डेट है, 1857 की एक एक डेट आप समझिएगा। 1857 ये डेट है जब मंगल पांडे साहब, ये वैसे तो मैंने आपको ऐसा चित्र दिखाया है, लेकिन आमिर खान की एक पिक्चर आई हुई है, अगर उसको देखेंगे आप देखेंगे कि असली में ये कैसे, जब एक सोल्जर थे, ये कैसे दिखते थे। तो मंगल पांडे साहब, ये इनको मार दिया गया, इनको फांसी लगा दी गई। इनके ऊपर ये इल्जाम था कि बैरकपुर में इन्होंने अपने जो अधिकारी है उन पे अटैक किया था, उन पे आक्रमण किया था, तो इनको फांसी पे लटका दिया, इनको हैंग टिल डेथ कर दिया गया। ये हो गया। कुछ ही दिन बाद ये कार्ट्रिजेस आ गई, जो मैंने आपको बताया, ये कारतूस आ गए। अब कारतूस जब आए तो मेरठ के जितने भी कई सारे इसमें आर्मी मैन थे, उन्होंने कहा कि हम इसकी ड्रिल, इसको सीखना या इसके बारे में जो भी हमें सिखाया जा रहा है, हम इसको नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये एक शक था कि ये जो कार्ट्रिजेस आई है, इसको जो खोलने का तरीका है और उसके ऊपर जो लेप है, ग्रीसिंग है, उसमें काऊ और पिग, गाय और सुअर की चर्बी है। तो जब इन्होंने मना कर दिया कि हम इस कार्ट्रिज की ड्रिल नहीं करेंगे, इसका इंस्ट्रक्शंस नहीं लेंगे, तब क्या हुआ, 85 सिपाहियों को डिसमिस कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया, ये कह के कि आपने हमारे ऑर्डर नहीं माने। अब जब ये 85 लोगों को निकाला गया, ये इतना ही नहीं हुआ कि भाई आप हमारे ऑर्डर मना कर रहे हैं, अंग्रेजों ने कहा, इसके अलावा इनको 10 साल की जेल भी दे दी गई, 10 years इम्प्रिजनमेंट, ये इनको दे दिया गया। ये कब हो रहा है, देखिए डेट देखिएगा, ये है 9 मई, मार्च की बात की थी, 9 मई आ चुका है, 9 मार्च में इनको फांसी दी गई थी, 9 मई 1857 की डेट आ चुकी है, ठीक है, आगे आगे पहुंच रहे हैं। अब हुआ ये कि इनको 85 लोगों को जेल में डाल दिया गया। इसी के एक दिन बाद 10 मई की बात बता रहा हूं, क्या हुआ कि जितने भी ये 85 के अलावा सोल्जर्स थे, ये सारे के सारे पहुंच गए मेरठ जेल में। कहां पहुंच गए, मेरठ जेल में, जहां पर ये 85 लोगों को इन्होंने बंद कर रखा था। और उसके बाद क्या किया, ये सारे लोग जितने भी ये मेरठ जेल की तरफ गए थे, उन्होंने जेल पे अटैक किया, जो अंग्रेज है उनको मारा और ये 85 लोगों को आजाद करा लिया। राइट, इन्होंने इनके जो भी अंग्रेज थे, उनके जितने भी गन्स थी, या ये कहें कि एम्यूनिशन थी, इसके अलावा जो बिल्डिंग्स थी या फिर जितने भी आपके उनकी संपत्ति थी, प्रॉपर्टी, उन पे आग लगा दी। बेसिकली उन्होंने एक युद्ध छेड़ दिया था, किन के अगेंस्ट, अंग्रेजों के खिलाफ। और इनको ये कहते थे फिरंगी जो शब्द है, ये अच्छे तरीके से नहीं बोला जाता है, जैसे बोलते हैं बहुत फिरंगी है यार तू, बहुत बड़ा फिरंगी है, मतलब ये एटीट्यूड ऑफ कॉन्टेम्प्ट होता है, जो हम बोलते हैं ना, तो या तो मजाक उड़ा रहे होते हैं या फिर आप गुस्सा होते हैं, तब बोलते हैं कि तुम बहुत बड़े फिरंगी हो। तो इन फिरंगी के खिलाफ इन्होंने वॉर शुरू कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता था कि अगर हम इनको निकालेंगे, जब अंग्रेजों को हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि मान के तो यही चल रहे थे इनको निकाल देंगे, तो फिर इस हमारे जो हिंदुस्तान है या इंडिया को रूल कौन करेगा। इसका भी जवाब उसी समय मिल गया कि भाई ऐसा है, हम बहादुर शाह, देखिए बहादुर शाह जफर हम कहते हैं, जफर क्योंकि ये बहुत बड़े कवि भी थे और ये शायर भी थे, तो ये जफर अपना तखल्लुस लगाते थे। तो बहादुर शाह जो मुगल एम्परर थे, मुगल सम्राट थे, इन्होंने कहा, सारे आर्मी मैन ने कहा, सोल्जर्स ने, कि अब हम इनको अपना नेता बनाएंगे। तो ये 10 मई की बात हो रही है, इसी 10 मई की रात को ये पहुंच गए दिल्ली। कहां पहुंच गए, दिल्ली। अगले सुबह ये सुबह पहुंच गए। अब जैसे ही इनके आने की खबर मिली दिल्ली में, किन लोगों को, जो रेजिमेंट दिल्ली में थी, जैसे दिल्ली के रेजिमेंट्स के सिपाहियों को पता चला कि ये मेरठ से लोग आ गए हैं, मेरठ से सिपाही आ गए हैं, दिल्ली के जो सिपाही लोग थे, वो भी इनके साथ मिल लिए, वो भी इनके साथ आ गए। तो उसके बाद इन सिपाहियों ने क्या किया, जो दिल्ली में अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, उनको मारा, इनके आर्म्स और एम्यूनिशन जितने हैं वो ले लिए हाथ में,
यानी कि अब इनके हाथ में एम्युनिशन आ चुके हैं और जो भी बिल्डिंग्स हैं उसको आग के हवाले कर दिया। ओके, अब क्या हुआ कि जो रेड फोर्ट है जहां पर मुगल लोग रहा करते थे, मुगल सम्राट रहते थे, यहां पर ये पहुंच गए, सारे के सारे सब ऐसे पहुंच गए और इन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमको मुगल सम्राट से मिलना है, इनसे, ये जो साहब देख रहे हैं बहादुर शाह जफर से। अब बहादुर शाह जफर क्योंकि बहुत बूढ़े थे, माना जाता है कि 80-85 साल के हुआ करते थे ये, इन्होंने कहा कहाँ यार, कहाँ माइटी ब्रिटिश से पंगा लिया जाएगा, इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य से मैं कहाँ से पंगा लूं। लेकिन ये जो लोग थे ये अंदर घुस गए, फोर्स देयर वे कहा और सीधा जाके खड़े हो गए इनके सामने और इनसे रिक्वेस्ट की, देखिए ऐसा है, आप हमारे राजा बन जाइए या कहें लीडर बन जाइए, बाकी सब काम हम कर लेंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, अब जब सामने आ ही गए हो तो करते हैं भाई, आपके लीडर हम बन जाते हैं। तो बेसिकली इनके लीडर जितने भी रिबेलियन थे, जो भी बगावत करने वाले थे, उनके लीडर बन गए बहादुर शाह जफर, जिनकी वैसी हालत खस्ता थी, वैसी मुगल साम्राज्य तो एकदम धराशायी हो रहा था। एक चित्र आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा आगे बताऊंगा क्या किया इन्होंने, लेकिन उससे पहले एक चित्र दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए ये जो कैवलरी मतलब जो घुड़सवार हैं उनकी लड़ाई हो रही है। तो 3 जुलाई 1857 को 3000 रेबल बरेली से भी आए, जमुना इन्होंने क्रॉस किया और फिर आके ये ब्रिटिश के जो अंग्रेजों के कैवलरी पोस्ट थे वहां पर इन्होंने इस तरीके से आक्रमण किया। तो बरेली से भी लोग आए। तो हुआ क्या, यहां पर क्लियर लिखा है एजिंग एम्परर, यानी कि बूढ़े एम्परर ये मरते क्या ना करते, इन्होंने एक्सेप्ट किया डिमांड को। और उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने जो लेटर्स लिखे, जितने भी सरदार थे, चीफ, जितने भी रूलर थे, शासक थे, उन सबको इन्होंने लेटर्स लिखे और लेटर्स लिख के कहा कि यार एक संघ बनाओ, एक कॉन्फेडरेसी बनाओ, इसको संघ कहते हैं, सबका एक कंबाइंड एक संघ बनाओ और किसी तरीके से ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई शुरू करो, खड़े हो जाओ। लेकिन जो ये इन्होंने एक लेटर लिखा, केवल इतना ही काम किया इन्होंने और कुछ भी नहीं किया, इन्होंने बस लेटर लिखा बेचारे ने। जब इन्होंने लेटर लिखा उसके बहुत गंभीर इनको जो परिणाम इन्होंने झेले वो मैं भी बताऊंगा आपको क्या हुआ। अच्छा, इसमें यह हुआ कि जितने भी आप ये चीफटेंस हो गए, सरदार, और जितने भी बड़े बड़े रूलर्स थे, वो सब जो है कंट्रोल कर रहे थे अपनी टेरिटरी को मुगल के ही नाम पे। अभी भी वो मुगल रूलर के नाम पे ही कर रहे थे कि भाई हम मुगल के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक, कईयों ने ये सोचा कि अगर वापस, लेकिन इतने अच्छे से नहीं कर रहे थे, मुगल डायरेक्ट रोल नहीं था इनका, मुगल सम्राट जैसे औरंगजेब और उसके पहले अकबर के नाम पे हुआ करता था, ऐसा नहीं था। ये बस मुगल के नाम पे कर रहे थे, लेकिन सारा कंट्रोल इन्हीं का था। लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स आ चुके थे तो इनका कंट्रोल वैसे ही खत्म हो रहा था, ये खत्म हो जाएगा, इनको पता था। तो जब ये रूलर्स और चीफटेंस सरदारों को पता लगा कि यहाँ पर जो मुगल साम्राज्य है या मुगल सम्राट दोबारा उठ खड़े हुए हैं, तो अगर मुगल सम्राट आ जाते हैं तो हम अपनी टेरिटरी को और अच्छे से रख सकेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो ब्रिटिश इसको नहीं लेंगे। तो उन्होंने कहा अंडर मुगल अथॉरिटी वुड बी एबल टू रूल मोर ओन टेरिटरी इन अ गुड वे। ठीक, तो वो भी मान गए इस बात को। ठीक, अब ब्रिटिशर्स का ये सोचना था, जैसे कर्नल साहब का भी सोचना था, पांडे साहब की मैंने आपको कहानी बताई थी। ब्रिटिशर्स को ये लग रहा था कि यार ये जो कार्टिज वाला मसला है ना, कार्टिज वाला मसला, ये तो अभी आज या कल में खत्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि जो सिपाही थे और जितने भी कहे म्यूटिनियर्स थे, बगावती लोग थे, उनको जब बहादुर शाह का साथ मिल गया, उसके बाद ये जो रिबेलियन है, ये रिबेलियन जो है ये बहुत बड़ा रिबेलियन बन गया, बहुत बड़ा एक 1857 का, या कहेंगे पूरे 19वीं शताब्दी में सबसे बड़ा उपनिवेशवाद के खिलाफ सशस्त्र एक आंदोलन बन गया, एक बगावत हो गई। अब ये जो बगावत है ये आगे फैलती है, तो कैसे फैलती है, क्या हुआ, कौन कौन शामिल हुए, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।